सबसे फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी कौन सी है? क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीते हैं। पहले तो नेता को यही टेंशन हो जाती है कि भाई अच्छा सोनीपत से लड़ रहा हूँ, चलो ये मेरी सेफ सीट हो गई, अब यहीं से ही लड़ता रहूंगा। हाँ। फिर आप कभी करनाल चले जाते हैं, कभी गोहाना चले जाते ऐसा हैं, है, कभी रोहतक चले मैं जाते एक हैं। बताता हूँ। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, आपको ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। एक छोटा सा प्रदेश है दत्ता मैडम, और इतना छोटा है कि एक दूसरे की रिश्तेदारी, कहीं ना कहीं एक दूसरे का भाईचारा, प्यार प्रेम में सोनीपत से निर्दलीय रहा। हाँ। उसके बाद मैं करनाल से इलेक्शन लड़ने गया, तो मेरे, आप मानोगे नहीं, कितने हजार साथी करनाल में आ गए कि मेरी तो सारी रिश्तेदारियां, किसी की बहन ब्याह रखी, किसी की बुआ ब्याह रखी, किसी का भाई ब्याह रखा, नहीं समझा, खुद ब्याह, मतलब आप देखिए इतना इतना इंटरलिंक्ड है। मतलब मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं करनाल से लड़ रहा हूँ। सेम थिंग आई डिड इन रोहतक। रोहतक से लड़ा तो और टीम तैयार होगी, सोनीपत भी आ गया, गोहाना भी आ गया, उसके साथ में आप देखेंगे जींद भी आ गया, पानीपत भी आ गया, करनाल भी आ गया, सबकी रिश्तेदारियां, इतना मिक्स है कि यू कैन नेवर फील इट कि भाई आप कहीं हरियाणा के बाहर चुनाव लड़ रहे। आप जहां रोहतक से लड़े तब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर में लड़ रहा हूँ। रोहतक मेरा जो है जन्मस्थली, उसके बाद मेरा कर्म क्षेत्र हो गया, और काम मैंने किया, पढ़ाई मैंने वहाँ से की, एजुकेशन मेरी रोहतक से मैंने BDS किया, मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैं रहा। उसके बाद झज्जर से मैंने, झज्जर भी उसका पार्ट है, तो ये सारे का सारा, फिर सोनीपत भी ऐसा ही लगा, रोहतक भी ऐसा ही लगा मेरा, और करनाल भी। सबसे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई है आपकी फेवरेट कि भाई यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगा? मैं फिर कहता हूँ कि हरियाणा इतना छोटा है कि इसमें फेवरेट जो है, मेरा कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां मैं जाता हूँ लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, क्योंकि मेरे मन में कोई चालाकी नहीं है। मेरे मन में ये भी नहीं रहता कि मैं रोहतक से लड़ा, रोहतक से अगर मैं कोशिश करता, मैं दिल से बता रहा हूँ, तो पार्टी मुझे कहीं और से, लेकिन नहीं, मैं रोहतक से ही चुनाव लड़ा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने 2019 में जिन लोगों ने जी जान से मेहनत की, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे। मैंने बिल्कुल नहीं, मैं रोहतक से लड़ूंगा, कोई नतीजा है। और लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी, यानी कि 4,54,000 वोट मुझे मिले 2024 में। कोई कम वोट नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा मिथ क्रिएट कर रखा था, एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था पूरे देश में, संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी आ गई, संविधान बदल देंगे। हरियाणा में तो ऐसी मुहिम चला दी थी, ऐसी मुहिम इन्होंने मिलकर के, कांग्रेस वालों ने, कि जिस गांव में जाते थे इनकी एक टीम चलती थी, युवाओं को पकड़ पकड़ करके उनकी छाती नापना, उनके कद नापना, कि भी जाओ भी नाम लिखो, फलाने युवा का नाम लिख लिया। तो टीम थी उनके पास, संगठन तो बेचारे अब बना पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। ऐसी टीम, एक खुरापाती टीम, कांग्रेस की एक खुरापाती टीम, जो जाकर के जहां भी गए, जो कोसली में गए, मैं कोसली गांव में गया कि डॉक्टर साहब नौकरी का बताओ। जी देखो, भारतीय जनता पार्टी में नौकरी तो मेरिट पर है, और बोले जी हमारे गांव में, उसने खुद कहा 2024 में कि हमारे गांव में 20-22 लड़के लगे जी, लेकिन हमारे बच्चों का क्या। मगर भी देखो, बच्चे आपके अगर नौकरी के लिए डिजर्व करते होंगे तो नौकरी मिलेगी। बोले जी हमारी तो होगी पक्की। बोला वो कांग्रेस वाले आए थे, दीपेंद्र और वाले, वो तो हमारे छोरे की छाती छूती कद नाप के पक्का कर गए। तो ऐसी मुहिम, लोगों के साथ झूठ बोल करके ऐसी मुहिम, वो जो खर्ची पर्ची वाला जो सिस्टम था, वो दोबारा से फिर से उसको जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसी मुहिम पार्लियामेंट के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में वैसी चलाई कि हमारी सरकार आ गई है और भाई हम नौकरी में चिंता ना करो। असेंबली में यही तो उल्टा पड़ गया ना, तो ये तो चीजें हैं ना। तो असेंबली में तो उल्टा ही पड़ा, लोगों को समझ में आ गया। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो लोगों को समझ रहे तो बड़ा झूठ बोल रहे थे। भाई असेंबली के चुनाव हुए तो थोड़े समय बाद हुए,
इन्होंने तो कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान बदल देगी, हाँ, कानून बदल देगी, लोगों के गरीबों के हक छीन लेगी, फलाना कर देगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो मिथ क्रिएट किए थे। तो लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों को और विश्वास बढ़ा, और फिर हरियाणा के लोगों ने ठान ली थी, लोगों ने मन बना लिया था, ये कितना भी शोर मचाते रहे, कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार हम बढ़ाएंगे। क्योंकि काम भी इतने हुए, केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, दोनों ने मिल करके ये कितने काम किया। अब आप देखें, जो पारदर्शिता दी, जो पारदर्शिता दी, वो कोई छोटी बात थोड़ी थी। अब ऐसा प्रदेश जिसमें सिफारशें, खर्ची और पर्ची का प्रदेश बन गया था, पूरे देश के अंदर ये था कि हरियाणा में अगर नौकरी लेनी है तो सिफारिश कराओ और भाई पैसे दो और नौकरी ले लो। एक ऐसा पूरे देश के अंदर एक ऐसा मैसेज हो, उस मैसेज को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। आप देखेंगे पारदर्शिता दी, कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय उनको बड़ा, मेरे ख्याल में, विरोध का सामना भी करना पड़ा होगा पार्टी में, जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने ठान ली थी इसमें सुधार करेंगे, और वो सुधार हुआ भी। और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसी रास्ते पर चलते और उसको मजबूती देते हुए लोगों में और विश्वास जो है जागृत